वो था परिसीमन की प्रक्रिया क्या है, भारतीय चुनाव प्रणाली में इसका महत्व क्या है, और 2026 के पहले जो जनगणना है उसके जनगणना जो होने तक जो परिसीमन पर रोक है उसके निहितार्थ पर हमें चर्चा करनी थी। तो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि परिसीमन होता क्या है, परिसीमन की आवश्यकता क्यों है, इनिशियली हमें परिसीमन की प्रक्रिया क्या है, परिसीमन की प्रक्रिया के दौरान जो परिसीमन करेगा परिसीमन आयोग उसको बनाया कैसे जाता है, परिसीमन का महत्व क्या है, और वर्तमान स्थिति क्या है, रोक की मांग क्यों की जा रही है, और एक आदर्श समाधान क्या हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में, इस सब की हम बात करते हैं। तो सिरे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बात परिसीमन क्या होता है। जो हम परिसीमन की बात करते हैं तो हमने भारत में ऐसा लोकतंत्र है कि भारत में सभी को समान प्रतिनिधित्व देने की बात करी गई है, समानता का मॉडल अपनाया गया है। जब समानता का मॉडल अपनाया जाता है तो उस समानता के मॉडल में हमने यह भी डिसाइड करना है कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार को चुनने में भी उतना ही हो। तो इसलिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निर्धारित करने के लिए और उन क्षेत्रों के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए हमने परिसीमन का सिद्धांत लेके आए अपने संविधान में। संविधान निर्माताओं ने सबसे पहला उनका यही प्रश्न था कि परिसीमन को किया किस बेसिस पे जाए, ठीक, परिसीमन को करने का अधिकार किसे दिया जाए। दूसरी बात ये थी परिसीमन को करवाने का अधिकार दिया गया संसद को, और इसकी अध्यक्षता जो करेगा, यानी इधर इस अधिसूचना को लाएगा राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करेगा सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व न्यायाधीश। तो सबसे पहली बात हमने देखी कि परिसीमन क्या होता है। उसके बाद आर्टिकल 82 जो है वो संसद को यह अधिकार देता है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जब जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। और आर्टिकल 117 कहता है कि राज्य विधानसभाओं के अंदर सीटों का निर्धारित करने के लिए भी परिसीमन किया जाएगा। तो आर्टिकल 82 आर्टिकल 117 के क्रियान्वयन के लिए हमें क्या करना था, परिसीमन आयोग का गठन करना था। तो परिसीमन आयोग के गठन के लिए सबसे पहले परिसीमन अधिनियम लाया जाता है, और परिसीमन अधिनियम कहाँ लाया जाएगा, संसद के द्वारा लाया जाएगा। संसद परिसीमन अधिनियम को लाएगी, ठीक, उसकी अधिसूचना जारी करेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह परिसीमन की अधिसूचना जारी करे। सबसे पहले अब एक क्वेश्चन एक आता है कि यार परिसीमन किया क्यों जा रहा है। तो हम उत्तराखंड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हमारा राज्य है, तो हम उत्तराखंड के एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे कि परिसीमन किया क्यों जा रहा है। हमने देखा कि हमारे उत्तराखंड में अभी 5 लोकसभा सीटें हैं, ठीक, और 5 लोकसभा सीटों में जो वर्तमान में हैं वो 1971 की जनसंख्या के अनुसार है। जो सीटें 5 हैं वो 1971 की जनगणना के अनुसार हैं, लेकिन जो इन सीटों में आंतरिक समायोजन किया गया है वो 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया है, ठीक। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जब आंतरिक समायोजन किया गया है, इसका मतलब ये है कि 1971 से 2001 तक मेजर चेंजेस आए होंगे जनसंख्या के अंदर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो 2001 से लेकर 2026 तक भी मेजर चेंजेस आ गए होंगे। तो उन्हीं मेजर चेंजेस को कम करने के लिए जैसा कि हम देखते हैं, इन मेजर चेंजेस का कारण क्या है, इन मेजर चेंजेस का कारण है लोगों का पलायन करना। हम पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो पहाड़ी राज्यों में जनसंख्या कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और हम जब अपने मैदानी इलाकों की बात करते हैं, लाइक हम उधमसिंह नगर की बात करें, हम हरिद्वार की बात करें, हम देहरादून की बात करें, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है। तो इसीलिए परिसीमन की आवश्यकता होती है। परिसीमन की आवश्यकता निर्वाचन क्षेत्रों के आकार को निर्धारित करने के लिए है, जनसंख्या के घनत्व को ठीक उसी अनुपात में बांटने के लिए है जिस अनुपात में अलग निर्वाचन क्षेत्रों में उसको बांटा जाएगा। तो इसीलिए हमें परिसीमन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम देखें तो 1971 की जनसंख्या के अनुसार हमारी जनगणना के अनुसार जो हमारे राज्य की जनसंख्या थी वो करीब 45 लाख थी, और लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे ही राज्य की जनसंख्या में बूस्ट आ चुका है और वो 1 करोड़ हो चुकी है। तब 1 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है और जब 45 लाख पे हमने 4 सीटें दी थी, और जब हम यहाँ पे आपके 1 करोड़ की सीट पे 10 लाख के हिसाब से 10 सीटें देंगे, तो ये हमारे लिए तो चलिए 10 सीट आ गई, लेकिन जब यूपी, बिहार इन राज्यों में जाएंगे जिनकी जनसंख्या 22-22, 23-23 करोड़ है, तो वहां पर तो लोकसभा सीटों का आकार बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दुनिया की किसी भी लोकतंत्र में इतने सांसद है नहीं, ठीक। और जो नया हमारा पार्लियामेंट बनाया गया है उसकी स्ट्रेंथ भी 800-900 के करीब ही है। अगर हम वर्तमान अपनी पूरी 140 मिलियन के हिसाब से डिलिमिटेशन कर दें तो 1400 सांसदों की संख्या हो जाएगी। इतनी तो हमारी नई पार्लियामेंट में भी जगह नहीं है। तो एक क्वेश्चन और आता है कि जब परिसीमन किया जा रहा था तो परिसीमन किस किस चरण में किया गया, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या तो 2001 तक भी बढ़ी थी, और 2001 में भी अगर जनसंख्या के हिसाब से 10 लाख के हिसाब से अगर हम जनसंख्या के हिसाब से सांसदों की संख्या को निर्धारित करना चाहते तो वो भी बहुत ज्यादा होती, और वर्तमान में 545 ही है। तो सबसे पहली बात है कि परिसीमन की प्रक्रिया क्या रही है। परिसीमन की प्रक्रिया में स्टार्टिंग में संसद एक अधिनियम लाएगी, ठीक है, परिसीमन अधिनियम लाया जाएगा। और परिसीमन अधिनियम कब लाया जाएगा, जनगणना होने के बाद। प्रत्येक 10 वर्ष में हमारे यहाँ जनगणना होती है, और उस 10 वर्ष के अंतराल के बाद एक परिसीमन अधिनियम लाया जाएगा। उस परिसीमन अधिनियम पर को की अधिसूचना कौन जारी करेगा, उस परिसीमन अधिनियम की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि परिसीमन अधिसूचना भी आ गई, परिसीमन अधिनियम भी बन गया। इसके बाद परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो रियल में क्या करेगा, परिसीमन करेगा। और इस परिसीमन आयोग की जो संरचना होगी, इस संरचना में परिसीमन आयोग में एक सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होंगे, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे, और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक राज्य का चुनाव आयुक्त, जिस राज्य में डिलिमिटेशन करना है उस राज्य का चुनाव आयुक्त भी होगा। अगर राज्य का करना है तो राज्य का चुनाव आयुक्त भी उस संरचना का पार्ट होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमारे देश में 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं,
ठीक। और उन 4 परिसीमन आयोगों ने अलग-अलग सीटों का निर्धारण किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1952 में जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन आया था, डिलिमिटेशन कमीशन बना था, उसने 494 सीट्स की बात करी, ठीक? 494 सीट्स डिसाइड करी गई। उसके बाद जो 1962 में आया, उसने 522 सीट्स की बात करी। उसके बाद जो 1972 में आया, उसने 543 सीट्स बताई, ठीक? उसके बाद 1972 के बाद सडनली हमारे देश में फैमिली प्लानिंग आ गई, ठीक है? जनसंख्या नियंत्रण की बात करने लग गए, फैमिली प्लानिंग की बात करने लग गए। तो वहां से जब इंदिरा गांधी सरकार ने फैमिली प्लानिंग की बात करी, जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया, तो वहां पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया। 42nd अमेंडमेंट जब 1976 में आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि 1971 की सेंसस पर 1971 के सेंसस के आधार पर 2001 तक लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण उतना ही रहेगा जितना है, ठीक? यानी 545 जो 543 जो सीट्स हैं वो निर्धारित करी गई, वो उतनी ही रहेंगी। अब जब जैसे-जैसे आगे बढ़े, जैसे-जैसे जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया गया, वैसे-वैसे चीज़ें बदलती गईं। फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2001 में, ठीक? अब 84th अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात, 84th अमेंडमेंट एक्ट क्योंकि जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, तो 42nd अमेंडमेंट में ये बात करी गई कि 2001 तक परिसीमन आयोग गठित नहीं किया जाएगा, परिसीमन आयोग गठित नहीं किया जाएगा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें हैं वो चेंज नहीं की जाएंगी। लेकिन जब 2001 का हुआ, 2001 में 86वां संशोधन लाके ये कह दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा कि 2026 तक, अब 2026 तक परिसीमन नहीं किया जाएगा, यानी हम लोकसभा सीटों को नहीं बढ़ाएंगे, लोकसभा राज्यसभा की सीटों को, लोकसभा और विधानसभा राज्य विधानसभाओं की सीटों में वृद्धि नहीं करेंगे, ठीक? लेकिन 2002 में जब हमें यह समझ में आया कि 1971 से लेकर 2002 तक जनसंख्या में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो उस समय 2002 में कुलदीप सिंह आयोग कमेटी बनी। कुलदीप सिंह आयोग कमेटी ने की रिकमेंडेशन भी यही थी कि आप भले ही सीटों की संख्या ना बढ़ाएं, लेकिन राज्यों के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में परिवर्तन कर दें। तो 2002 में कुलदीप सिंह आयोग कमेटी ने क्या किया, राज्यों के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी 2007 में, और 2008 से इसे लागू किया गया, ठीक है? तो जो हम अभी देख रहे हैं, अपने उत्तराखंड की स्थिति देखें, तो उत्तराखंड में भी जो 5 लोकसभा सीटों के आकार में परिवर्तन किया गया है, तो वो आकार में परिवर्तन कुलदीप सिंह आयोग कमेटी के द्वारा किया गया है, ठीक है? और ये किस जनगणना पर आधारित है? ये आधारित है 2001 की जनगणना पर। राज्यों के भीतर जो निर्वाचन क्षेत्रों का आकार है, प्रत्येक राज्यों के भीतर, देश के सभी राज्यों के भीतर जो निर्वाचन क्षेत्रों का आकार है, वो 2001 की जनगणना के अनुसार है। और जो हमारे देश में सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं, वो 1971 की जनगणना के अनुसार है। अब मेजर क्वेश्चन यही आता है कि जो अगला डिलिमिटेशन होगा वो, और जब 86 संविधान संशोधन आया था, तो उसमें इन्होंने ये बात कही थी कि जो अगला डिलिमिटेशन बनेगा, अगला जो डिलिमिटेशन होगा 1991 की जनसंख्या के जनगणना के हिसाब से होगा, यानी जो सीटों का निर्धारण होगा वो 1991 की जनगणना के हिसाब से होगा। और 25 साल के लिए जो लीज किया, 25 साल के लिए जो रोका गया है, 26 में करने के लिए कहा गया है। तो मेजर क्वेश्चन ये आता है, जब अगला जो अगला हम ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे और डिलिमिटेशन करेंगे, तब किस प्रकार से हम राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित करेंगे? राज्यों के प्रतिनिधित्व में सबसे बड़ी दुविधा यही है कि उत्तर भारत के राज्यों ने जनसंख्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया है। जनसंख्या वृद्धि उनकी बहुत तीव्र थी, और जनसंख्या वृद्धि तीव्र रहने के साथ साथ अगर हम देखें, दक्षिण भारत के राज्यों ने प्रशंसनीय कार्य किया है जनसंख्या नियंत्रण पर। जनसंख्या नियंत्रण जो 1970 से लाई गई थी, उसमें प्रशंसनीय कार्य है दक्षिण भारत के राज्यों का। अगर तो मेजर कंसर्न दक्षिण भारत के राज्यों का भी यही है कि अगर वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से आप डिलिमिटेशन करते हैं और उसी हिसाब से आप सीटों का निर्धारण कर देते हैं 10-10 लाख के हिसाब से या 20-20 लाख के हिसाब से ही, तो भी उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है वहां पे, ठीक है? तो उस लॉस के लिए अब क्वेश्चन ये भी है कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनका प्रदर्शन हमारी जीडीपी में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मेजर फैक्ट्रीज हैं वो दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत ज्यादा हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, और आपका महाराष्ट्र। ये जो राज्य हैं हमारे नीचे बेल्ट के जो राज्य हैं, वो हमारी जीडीपी में भी बहुत अच्छा योगदान देते हैं। तो कहीं हम परिसीमन कर कर, कहीं हम उत्तर भारत के राज्यों को जनसंख्या के हिसाब से सीटों को बढ़ाकर, कहीं उनके प्रशंसनीय कार्यों को हतोत्साहित करने का काम तो नहीं करेंगे? मेजर क्वेश्चन यही है। जब ये मेजर क्वेश्चन है, तो अब इसके निदान के लिए हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहली बात ये है, क्योंकि डिलिमिटेशन करना भी है, और डिलिमिटेशन नहीं किया जाए तो जनसंख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व की बात कर लेते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो हम एक उपाय क्या कर सकते हैं? हम सबसे बेहतरीन उपाय यह हो सकता है कि जिस प्रकार से हमने 2002 में कुलदीप सिंह आयोग के कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने आकार में परिवर्तन किया था, ना कि सीटों में परिवर्तन किया था, तो हम उसे कर सकते हैं, ठीक? सेकंड हम चीज ये कर सकते हैं कि जनसंख्या के साथ साथ उन राज्यों का जनसंख्या नियंत्रण पे कितना कार्य रहा, उसको भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम उसकी भौगोलिक संरचना की बात कर सकते हैं, सामाजिक स्थिति की बात कर सकते हैं, तो ये बात कर सकते हैं, ठीक? अब एक और मेजर क्वेश्चन जो अराइज हुआ था संविधान सभा में, वो ये था कि कहीं इस डिलिमिटेशन का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी सत्ता में है, कहीं वो अपने लिए फायदा तो नहीं उठाएंगी? क्योंकि ये क्वेश्चन है कि जहां पर डिलिमिटेशन किया जा रहा है, मान लीजिए किसी राज्य में, जैसे अभी कश्मीर की ही बात कर रहे थे हम, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे थे, तो जम्मू एंड कश्मीर में जब डिलिमिटेशन किया गया, तो वहाँ मुस्लिम और हिंदू, जो कश्मीरी हिंदू हैं, उनको ध्यान में रखकर किया गया। यानी जिसका वोट बैंक जहां है, वहां वो डिलिमिटेशन कम करेगा, लेकिन जहां जिसका वोट बैंक कम है, मान लिया जैसे हम अगर बात करें
कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी विशेष धर्म या विशेष संप्रदाय के लोगों को उनका वोट बैंक है तो वहाँ वो नहीं करेगी, लेकिन कुछ विशेष संप्रदाय के लोग अगर उसे वोट नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है वहां पर वो बहुमत को कम कर दे परिसीमन करके। तो यही मेजर क्वेश्चन है कि किस प्रकार से परिसीमन किया जाए और निष्पक्षता, क्योंकि जो भी परिसीमन आयोग आए, क्योंकि परिसीमन आयोग को हेड तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं, लेकिन उसके जो सदस्य हैं हो सकता है वो किसी विचारधारा से प्रेरित हो। तो हम ये भी कार्य कर सकते हैं कि जब हम डिलिमिटेशन कमीशन का निर्माण करें तो उसमें निष्पक्षता को भी एक पहलू बनाएं। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन का किसी भी प्रकार से जुडिशियल रिव्यू भी संभव नहीं है के निर्णयों का। तो यही संभव प्रयास किया जा सकता है कि राज्यों की आंतरिक संरचना में परिवर्तन किया जाए, न कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने में नॉर्थ और साउथ जो जिस प्रकार से अलग अलग गुट बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, उन उनको भी प्रोत्साहन ना मिले, और जो हम एकता की बात करते हैं, भारत में एकता की बात करते हैं, हम उसको भी सुदृढ़ कर पाए। तो यही था, यही कंक्लूजन भी था इसका।